हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लेके आया हूँ मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। और लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन भी लेके आऊँगा, क्योंकि ज़्यादातर किसी भी ऑनलाइन क्लासेस या कोई और सेंटर्स में न्यूटन फर्स्ट लॉस के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल डेरिवेशन के बारे में कोई बताता नहीं है, और इसके बारे में ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन भी नहीं बनते, इसलिए कोई बताता नहीं है। लेकिन हमारा चैनल स्टडी गाइड, मैं आप लोग के लिए एक गाइड की तरह हूँ, तो मैं आपको हर एक चीज़ के लिए बताऊँगा। और लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, सर आप बहुत लेट से क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, 10 दिन का गैप हो गया। तो मैं बता दूं बच्चों, कुछ काम से मुझे क्लास को थोड़ा दिन बंद करना पड़ा, लेकिन आज हम रेगुलर करेंगे और साथ ही अपना कंप्लीट करेंगे। तो ये सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इनर्शिया बताया था, उसको यहाँ पे इस क्लास में भी थोड़ा सा उसका बैक रिहर्सल करा दूंगा, आपको उसका बैक नॉलेज दे दूंगा। और आपको बता दूं कि इनर्शिया के साथ साथ मास का प्रॉब्लम सब बच्चों को, सर मास का बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो मास के ऊपर मैं मास के ऊपर एक थ्योरी टाइप का आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये देखिए, मास क्या होता है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। आपके बॉडी के अंदर कितना मसल है उसको मास बोलते हैं, और आपके बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं वेट को हम लोग हमेशा न्यूटन में लिखते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को डिस्कस करते हुए बता दिया था। और मास का यूनिट होता है केजी। तो ये होता है, पहले इट इज़ मेजर ऑफ एक्चुअल कंटेंट इन अ बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है उसका मेज़र को मास बोलते हैं। इस पेन के अंदर ये ऊपर का छिलका इसका छोड़ के इसके अंदर के क्या क्या है, क्या रिफिल है, उसका कंटेंट कितना है, हवा का कितना वेट है, उसको हम लोग मास बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं और मैंने आपको बताया था कि मास को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। और मास का एसआई यूनिट होता है केजी, और इसका एसआई यूनिट होता है बच्चों केजी, ये बता चुका हूँ। और एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि मास को डिफाइन करने के लिए हम लोग को उसका मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है। इसके लिए हम लोग को कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता कि भाई उसका बॉडी उस साइड था, उसके अंदर का मास इतना है। आप लोग बोल दोगे उसके बॉडी का मास इतना है, तो बस इतना सो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है मोमेंटम। इसको हम लोग सिंगुलर फॉर्म में, ये तो हमारा प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि मोमेंटम बहुत सारा मिक्सचर है। सिंगुलर फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग मोमेंटा। मैं नेक्स्ट क्लास में इसके जब आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इसमें चेंज कैसे आता है, और मोमेंटम हम लोग किसको कहते हैं, यानी ये प्लूरल फॉर्म है। इसको याद रखिएगा बच्चों। एक बार वन वर्ड में लास्ट ईयर से पहले पूछ दिया था, मोमेंटम का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, भाई वो मोमेंटम क्या होता है। तो मैं बता देता हूँ, मोमेंटम का सिंगुलर फॉर्म होता है मोमेंटा। अब देख लेते हैं ये मोमेंटम क्या होता है। ठीक है बच्चों, अब देखो, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये हमारा बॉडी है, ये पेन। अब ये किस मोशन की स्पीड, किस मोशन से ये चल रहा है, क्वांटिटी क्या है इसके मोशन की इसके क्वांटिटी क्या है, उसको बताने को हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मोमेंटम में दो चीज़ चाहिए होता है। एक तो भाई डायरेक्शन चाहिए होता है, एक तो चाहिए होता है साथ साथ उसके वेलोसिटी यानी स्पीड। जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाए तो इतना याद रखना, उसके साथ मोमेंटम अगर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन और साथ साथ वेलोसिटी बताना पड़ता है। वेलोसिटी आ गया यानी उसको डायरेक्शन बताना पड़ता है। अब मोमेंटा में क्या होता है, इट्स इम्पैक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। अब इसका ये जो इम्पैक्ट क्रिएशन होता है, ये इम्पैक्ट क्या क्रिएट करता है उसको हम लोग बताएंगे। अब मान लीजिए एक छोटा सा बुलेट है। ठीक है बच्चों, छोटा सा बुलेट है। अब उसको मैंने गन से फायर किया और जाके किसी आदमी को लग गया, मतलब उसको बहुत इंजरी करेगा, उसका लाइफ को भी डैमेज, लाइफ डेड भी हो सकता है। ये क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि उसके मास पे वहाँ पे वो डिपेंड नहीं था, वहाँ पे उसकी स्पीड पे डिपेंड किया। तो मोमेंटम का इम्पैक्ट क्या हुआ, वेलोसिटी। अब दूसरा, अब मान लीजिए ट्रक का स्पीड ज़्यादा नहीं, वही मान लीजिए 1-2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। अब वो आके मान लीजिए ये ट्रक है। ठीक है बच्चों, अब ये ट्रक आके इस खड़े आदमी को ठोकेगा तो ये
आदमी को जो डैमेज हुआ वो बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। यहाँ पे ये मैटर नहीं किया कि इसका स्पीड कितना कम है, यहाँ पे ये मैटर किया कि स्पीड इसका यहाँ पे इसका मास कितना बड़ा है। तो मोमेंटम को हम लोग फिर डिनोट करेंगे स्मॉल पी से, ठीक है बच्चों। और मोमेंटम, ठीक है, मास के साथ भी मास का भी इसका इम्पैक्ट रखता है और वेलोसिटी का। इन दोनों के बिना आपका मोमेंटम को माना ही नहीं जा सकता, इसलिए इसका फॉर्मूला बना इसको, क्योंकि जबकि हम लोग स्मॉल पी से डिनोट करते हैं तो, और इसका SI यूनिट बन गया kg मीटर सेकंड। ये बताऊंगा कैसे। ये देखिए, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक ट्रक का एग्जांपल दिया और एक बुलेट का एग्जांपल दिया था। बुलेट में हम लोग ने वेलोसिटी का इम्पैक्ट देखा और ट्रक में हम लोग ने मास का, कितना ज़्यादा मास का था। तो इसका फॉर्मूला बन गया P इक्वल्स टू M इंटू V। अब हम लोग M का SI यूनिट अभी देखें kg, ठीक है, M का SI यूनिट हो गया kg और V का SI यूनिट होता है मीटर सेकेंड। तो इसी से हमारा बन गया इसका मोमेंटम का SI यूनिट kg मीटर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है कि पूछते हैं सर ये चेंज इन मोमेंटम कैसे पता करेंगे, और इसी के ऊपर चेंज इन मोमेंटम के ऊपर क्वेश्चन भी आता है जिसको थोड़ा सा बस ट्विस्ट कर देते हैं। चेंज की जगह वो वर्ड डाल देता है नेट। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम ना, तो वो बोलेगा नेट, ऐसा नेट मोमेंटम पूछ देगा आपसे, पूछ देगा नेट मोमेंटम। आपसे क्या पूछ देगा, चेंज की जगह नेट। तो कंफ्यूज मत होना, नेट का मतलब भी होता है चेंज मोमेंटम। ये डेल्टा, ये जो मैंने ट्रायंगल शेप को बना के रखा है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, डेल्टा इसका मतलब होता है डेल्टा। ये ट्रायंगल शेप देख लेंगे तो मतलब चेंज समझ जाइएगा। वहाँ पे आपसे पूछा है चेंज, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज कैसे आया, आप लोग कैसे पढ़ते हैं, एक गाड़ी मूव कर रही थी इनिशियल वेलोसिटी I से। बच्चों मेरे ड्राइंग पे मत जाना, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं होता है। अब वो गाड़ी इतना स्पीड से अपना चेंज इन मोमेंटम लाया, अब वो बन गया I, इनिशियल से फाइनल F, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, पहला मोमेंटम क्या था, मोमेंटम प्लस I, मोमेंटम इंटू I, पहला मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज आ गया, मोमेंटम F बन गया, मोमेंटम फाइनल बन गया। और हम लोग को क्या, अगर हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ये निकालना रहता है तो हम लोग करते हैं V माइनस U अपॉन T। तो अभी T के बारे में बताऊंगा, तो T को अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। हम लोग को चेंज इन एक्सेलरेशन निकालना होता है, चेंज इन मोशन निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल मोशन से पहले वाले मोशन को माइनस कर देते हैं। उसी तरह चेंज इन मोमेंटम पूछेगा तो फाइनल मोमेंटम से पहले मोमेंटम को माइनस कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है हमारा, अब बच्चों अब इसी में जब हम लोग कोई चेंज होता है, अब यहाँ पे जब ये गाड़ी इस स्पीड से इस स्पीड, मान लीजिए यहाँ पे 1 किलोमीटर चल रहा है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो गया, ठीक है। पहले 1 किलोमीटर प्रति घंटा से अब 5 किलोमीटर आ गया। तो अब यहाँ पे इसके 1 से 5 बनने में उसके बीच में कुछ टाइम लगेगा, तो वो हमारा बन जाता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा रेट। जब आप लोगों को मैं बताता हूँ, जब रेट वर्ड जुड़ जाते हैं यानी कि वहाँ पे टाइम डाल देते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल बाई T। अब इसी से हम लोग डेरिवेशन करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ का, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ कि हमेशा हम लोग कोई भी फिज़िक्स में अगर डेरिवेशन करते हैं तो बस हमारा जो डेरिवेशन होता है वो उसके डिफाइन से ही हो जाता है। तो देखिए कैसे हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स अप्लाइड। अभी मैंने आपको बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, हाँ पता है सर, ठीक है। अब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एक्सटर्नल एंड बैलेंस्ड फोर्स के। अगर मैं लिख देता हूँ फोर्स इज इक्वल्स टू, बच्चों यहाँ पे हम लोग इक्वल टू नहीं डालेंगे, प्रोपोर्शनल साइन डालेंगे क्योंकि हमें बता दिया था, सॉरी। अब देखो इसमें क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज मतलब कि टाइम जुड़ जाएगा, अभी बताया था आप लोगों को। अब बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहाँ पे हम लोग चेंज ऑफ मोमेंटम लिख लेंगे। जैसे चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम जुड़ गया, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चेंज ऑफ मोमेंटम बोला था इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख ले चेंज इन P। अभी बताया आप लोगों को मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स। मतलब कि फोर्स जितना लगेगा
मोमेंटम भी उतना ही क्रिएट होगा। मैं आपको लास्ट वीडियो में आप लोगों को डायरेक्ट और इन्वर्स के बीच में डिफरेंस बताया था। और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है, टाइम और फोर्स का इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है। और फोर्स कम लगेगा तो टाइम ज़्यादा होगा, सॉरी टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा। ये भी आप एक तरह से समझ सकते हैं, टाइम का भी एक तरह से उनके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ही होता है। इसको अगर आप इन्वर्स में लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको उतना हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना जानेंगे चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स। फोर्स जितना लगेगा उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा। अभी हम लोग ने चेंज इन मोमेंटम का पढ़ा था, PF चेंज कैसे निकालेंगे, माइनस PI, P फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम t। ठीक है, हम लोग का मोमेंटम इस P का हम लोग ने अभी फॉर्मूला यहाँ पे डराइव किया था, P इक्वल्स टू m/v। ठीक है, तो F इज इक्वल्स टू m/v फाइनल था माइनस m/u, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ने लिया था, अभी आपको समझाया था। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे t। ठीक है बच्चों, ये हमारा डेराइव्ड फॉर्मूला है, F इज इक्वल्स टू m, फोर्स को मेज़र करने का। इस तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे यही देखिएगा। अब ये देखिए, ये F हो गया, ये इक्वल साइन को अभी मत ध्यान दीजिएगा। अब इसमें देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, m कॉमन दिख रहा है, m को बाहर निकाल दो। अब v माइनस यू अपॉन टी ब्रैकेट में ले लीजिए। v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है, अभी बताया था, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे F इज प्रोपोर्शनल टू m/v। अब इसको हम लोग को न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने के लिए प्रोपोर्शन साइन हटाना पड़ेगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा के हम लोग ले लेंगे यहाँ पे F इज इक्वल टू k/ma, कांस्टेंट, k मीन्स कांस्टेंट मान लीजिए। अब इसमें इस कांस्टेंट को हटाते हैं। इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे हटाएं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कई बच्चे पूछते हैं सर इसको कैसे हटाएं, क्या होता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो इसको हम लोग इसलिए हटाते हैं कि बाद में हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको हटाते हैं। अब मान लीजिए हम लोग फोर्स का 1 यूनिट ले लेते हैं, सबको एक ही मान लेते हैं। फोर्स 1 यूनिट का फोर्स लगा है। मास कितना है, मास को भी 1 मान लेते हैं, 1 kg का मास है। 1 kg का मान लीजिए पेन है। और एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी किससे आ रही है, 1 मीटर सेकेंड से, 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इसको मत भूलना है, एक्सेलरेशन में स्क्वायर लगता है और वेलोसिटी में मीटर सेकेंड लगता है। ठीक है बच्चों, गलती मत करना। इसके लिए हम लोग इस k को कांस्टेंट यानी इसका वैल्यू 1 लाने के लिए फोर्स को भी 1 कर दिए, मीटर मतलब कि मास को भी इसको 1 kg कर दिए, और एक्सेलरेशन। तो अब ये देखिए एक बार इसको क्या बनता है, सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं। 1 का ये है भाई, k को कोई वैल्यू ही नहीं मिला है, 1 kg ये है इंटू 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको देखिए, अगर मान लेता हूँ k को इधर भेज दिया और 1 इधर लाया, 1 इंटू 1 करेंगे तो मतलब क्या निकला, k इज इक्वल्स टू 1। तो अब इस फॉर्मूला को हम लोग डेराइव फॉर्मूला में लिखते हैं, F इज इक्वल्स टू ma। यहाँ पे हमारा k का वैल्यू 1 था, इसलिए अगर इसको हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल में लेते तो हमारे को कोई तो फालतू में हमारा वो न्यूमेरिकल को हमारा लंबा चौड़ा बनाएगा, उसके जगह हम लोग इसको शॉर्ट कर लिए। ये हो गया हमारा डेराइव फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इस फॉर्मूला से आप लोग फोर्स को मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए इसका एग्जांपल भी दे दूंगा अभी आप लोगों को। इससे पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ प्यारे बच्चों, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसका डेरिवेशन मैं जानता हूँ ज़्यादातर कोई भी अदर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को नहीं बताते हैं, लेकिन आपकी NCERT बुक में दिया है तो ये मेरा जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताऊं। उससे पहले आप लोगों को मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया को बता देता हूं। एक बार वापस इसको रिपीट कर लीजिए। इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। जैसी थी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए, मोशन में तो मोशन में रहना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई चेंज से मतलब नहीं है। लेकिन कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इस पे एक्ट करेगा तभी वो अपना फोर्स को, अपना मोशन को चेंज करेगा। यही था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया। अब देखो, इसको न्यूटन ने, भाई ने बोला कि भाई जब मैं फोर्स इज इक्वल टू m/a है, ठीक है, m/a मानता हूँ, तो फोर्स में क्या होता है, मास इंटू a हमारा क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। और न्यूटन भाई बोला कि जब वो बॉडी, मान लो बॉडी हमारा कोई सा भी बॉडी है, वो जब पहले रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो वो बोलता है v माइनस यू की जगह हम लोग इसको कांस्टेंट बना लेते हैं।
कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सॉरी कांस्टेंट बोल रहा हूँ बच्चों, कॉन्ग्रुएंट लिख लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम। तो इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल डेरिवेशन हो गया न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। ये एक साल 2012 में पूछा था, डेराइव न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो कई बच्चे इसको नहीं कर पाए थे, इसलिए मैंने इसको आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट समझा, इसलिए देख लीजिए आप लोग। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू वी कॉन्स्टेंट यू बाई टी। यही हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ठीक है बच्चों, और फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए आपके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो पेपर होगा उसमें आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ 4 क्वेश्चन फोर्स के उठाता हूँ पेज नंबर 128 से। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ देता हूँ एक बार। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन अ हिल विथ अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। इट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स। तो प्यारे बच्चों, 400 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, यानी कि हमारा S बन गया 400। S इज इक्वल्स टू 400 मीटर। उसके बाद क्या किया उसने 20 सेकंड में ट्रैवल किया, यानी T इज इक्वल्स टू 20। जो बच्चे पेन कॉपी लेके नहीं बैठे, चप्पल उठा के मारूंगा, पहले पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, उसके मेरे साथ सॉल्व करो। जब तक पेन कॉपी उठा के सॉल्व नहीं करोगे, मेरा वीडियो देखने से भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, इसको समझा रहा हूँ, मेरे साथ बैठ के सॉल्व करो। 400 मीटर S हो गया, टाइम 20 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ए हम लोग को पता नहीं है, बोल रहा है फाइंड करो, हम लोग को फाइंड करो। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, यानी कि हम लोग को F भी पता करना है। ठीक है, फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ये भी कितना फोर्स एक्ट कर रहा है पता करना है। ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। मास को क्या कर दिया, 7 टन, 7 टन। मैं इसको बस T लिख दे रहा हूँ बच्चों। अब उसको बोल रहा है, अब हम लोग को बोल रहे हैं, हिंट दिया है 7 टन को केजी में कन्वर्ट करो। आज एक बहुत ही बड़ा आप लोगों को चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिससे आप लोगों का कोई भी कन्वर्जन में सेंटीमीटर टू मीटर, केजी टू टन, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले छोटा से सेंटीमीटर टू बड़ा मीटर में जाना होता है, तो 100 मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, छोटा से बड़ा बनना है आपको। मान लो इस कैप को बड़ा बनना है, इस पेन जितना, तो उसको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा 100। तो बस याद रखो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, छोटे को बड़ा बनना है, आप छोटे हो, आपको मेहनत करके अपने क्लास में टॉप करना है, तो मेहनत ज़्यादा करना होगा। तो छोटे से बड़ा बनने के लिए 100 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए बड़ा को छोटा बनना पड़ेगा, यानी डिवाइड। मेहनत कम करना पड़ेगा। बस इतना ही है आप लोगों को लिए कॉन्सेप्ट, ये मैं, लेकिन ये करेक्ट भी नहीं है। अब बस इसको जस्ट अपोजिट कर दो, यानी कि अब छोटा को बड़ा बनना है, यानी सेंटीमीटर को मीटर बनना है, तो उसको 100 से डिवाइड मान लो। और सेंटीमीटर में अगर मीटर को सेंटीमीटर बनना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। बस इसको याद रखो, और याद रखो कि उसका अपोजिट लिख देना है, यानी सेंटीमीटर से मीटर बनना था तो 100 हम लोग को डिवाइड करना पड़ा। और ये मीटर से हम लोग को सेंटीमीटर में आना होगा तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ा। बस इतना याद रख के चलोगे तो आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये मैं बस आपको एक हिंट के तौर पे दिया हूँ, इसका बस अपोजिट वे याद रखना है आप लोगों को, जो यहाँ पे मैंने बताया। अब हम लोग को क्या बोला, ये 7 टन से केजी में जाना होगा। अभी बताए बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो 7 टन में कितना, हम लोग को 1 टन का मतलब होता है बच्चे बात 1000 kg। ये सब खाली ट्रक गाड़ियों वालों को नहीं, आप लोगों को भी पता होना चाहिए। जिसका ट्रक है उसी को नहीं पता होना चाहिए जिसके घर में ट्रक है। तो 7 × 1000 होगा 7000 kg, क्योंकि बड़ा यहाँ पे छोटा बन रहा है। 7 टन यहाँ पे 1 यहाँ पे केजी में आ रहा है, तो बड़ा छोटा बन रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई किया। बस ये हो गया हमारा इतना। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को ए भी नहीं पता है, एस पता है, टी बचा है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ पे कौन सा न्यूटन को कौन सा इक्वेशन लगाओगे, यहाँ पे हम लोग यू को भी 0 मान लेंगे। क्यों सर, यहाँ पे देखो ये छुपा के रखा है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चालू हो गई, यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका 0 होगा। और वी आपको पता नहीं है और ए भी पता नहीं है यहाँ पे, तो वी का हम लोग को ज़रूरत नहीं। अब देखो इसमें से आप लोगों को कौन सा न्यूटन का कौन सा इक्वेशन आप लोगों को हेल्प करेगा, तो बोलोगे सर S = UT + ½ AT²। बस ए हम लोग को फाइंड करना है, पुट कर दो फॉर्मूला पे S
अब ये देखो, ये हम लोग ने पुट कर दिया S400, जितना वैल्यू सब पुट कर दिया, इसका मतलब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, प्लस हाफ A इक्वल्स टू ये 400 है मीटर, ये 20 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो भी 400 हो जाएगा, तो ये भी मान लो 400 है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर दो 400 तो 200 बचेगा, तो आ गया हमारा A इक्वल्स टू 400 मीटर डिवाइडेड बाई 200, तो 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 2 2, यानी एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर सेकेंड। बस 2 मीटर सेकेंड हमारा आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया मीटर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा आंसर यहाँ पे सेकंड में था, सेकंड स्क्वायर हो गया था, सेकंड का स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे भी सेकंड स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूमेरिकल में कई बार बच्चे ये गलते हैं। अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स हम लोग को फोर्स भी नहीं पता है, वो भी फाइंड करना है। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन हम लोग ने कन्वर्ट करके रख लिया है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास हम लोग का कितना है यहाँ पे 7000 kg, 7000 kg भाई, ठीक है सर, इनटू एक्सेलरेशन कितना निकाला 2, 7 2 या 14, यानी कि फोर्स इज इक्वल्स टू 14,000 न्यूटन। SI यूनिट न्यूटन होता है, मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन इसके ऊपर के सॉल्व करने हैं। आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने फेवरेट चैनल स्टडी गाइड को ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के लिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लाऊंगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।